बौद्धिक क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं। उनका अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि डॉल्फिनें बहुत ही जल्दी सीख लेती हैं और संकेतों की कठिन से कठिन भाषा के प्रति प्रतिक्रिया भी करती हैं। चिंपांजी भी सांकेतिक भाषा को इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। जंगली डॉल्फिनें किस प्रकार संवाद करती हैं, कैथरीन डुडाजिन्स्की इस पर शोध कर रही हैं। ये मेरे लिए किसी पार्टी से कम नहीं है। डॉल्फिनों को मैं कभी नहीं छूती, परंतु यह प्रशिक्षित डॉल्फिनें मानव स्पर्श के प्रति अभ्यस्त हैं। डॉल्फिनों में खेल खेलने की दक्षता है और ये नए खेल आविष्कार भी कर लेती हैं। ये अत्यधिक विस्मित करने वाला है कि जब उन्हें अपनी छलांग लगाने के लिए कहा जाता है तो वो पानी के नीचे एक दूसरे से वार्तालाप करके योजना बनाती हैं, एक नए प्रकार की छलांग लगाने के पहले। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि डॉल्फिन बुद्धिमान और रचनात्मक होती हैं, लेकिन क्या वे शोक और हर्ष जैसी भावनाओं को भी महसूस करती हैं? क्या वे हम लोगों में से एक को मित्र बना सकती हैं? ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में जंगली जोजो नाम की बेतुलनुमा नाक वाली डॉल्फिन ने एक मानव के साथ असाधारण दोस्ती कर ली है। जोजो न तो किसी डॉल्फिन परिवार से है और न ही किसी सामाजिक समूह में रहा है। वह दुनिया के उन कुछ डॉल्फिनों में से एक है जो एक मानव के साथ संबंध बनाना चाहता है, मुख्यतः अपने मित्र जीव विज्ञानी डिन बर्नेल के साथ। वर्षों पहले जब कुछ पर्यटक तैरते हुए जोजो के भोजन क्षेत्र में चले गए तथा उसे छूने तथा परेशान करने की कोशिश करने लगे तो उसने आत्मसुरक्षा में उनके हाथ काटने शुरू कर दिए। एक रिसोर्ट के मालिक ने उसे पकड़कर कैद करना चाहा। डिन बर्नेल ने बीच में हस्तक्षेप किया और जोजो के आधिकारिक संरक्षक बन गए। मुझे जोजो के विश्वास को जीतने में महीनों लगे। प्रत्येक दिन तैरते तैरते हम थोड़ा थोड़ा नजदीक आए। अंततः हम अच्छे मित्र बन गए। हम 15 सालों से प्रत्येक दिन सनफिश जल शैल पर रोजाना मिलते। जोजो को मछली वाला खिलौना सबसे ज्यादा पसंद है जिसकी वो दीवानी है। उसकी दुनिया का अन्वेषण करते हुए जोजो और मैंने एक साथ बहुत समय बिताया है। पास के रिसोर्ट की कुछ नौकाएं जब डॉल्फिनों के भोजन क्षेत्र से गुजरती हैं तो बहुत सी डॉल्फिनों को बुरी तरह से घायल भी कर देती हैं। जोजो भी उनमें से एक है। एक डॉल्फिन प्रोपेलर की तेज ब्लेड के कारण मारी भी गई। जोजो के कुछ घाव तो बहुत ही घातक थे, परंतु डियोन ने उसे कम उथले पानी वाले स्थान पर लाकर उसके घाव की देखरेख की और एंटीबायोटिक्स की मदद से वह दोबारा स्वस्थ हो गई। यह दर्दनाक चिकित्सीय उपचार इनके बीच के गहरे संबंधों के बिना संभव नहीं था। घंटे में चलेगा ये शो। कितने देर में? कल मुझे 4 महीनों के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। काश मैं जोजो से बात कर यह आश्वस्त कर पाता कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने वापस आऊंगा। आप डियोन को इस ख्वाहिश के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि वह अपने इस जलीय मित्र से बात करना चाहता है, परंतु क्या हम कभी भी सीख पाएंगे कि डॉल्फिन किस प्रकार संवाद स्थापित करती हैं? इसे खोजने के लिए एक युवा वैज्ञानिक ने आगे आकर उनके इस स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए उस जगह पर जहां डॉल्फिनें स्वतंत्र होकर तैरती हैं। फ्लोरिडा के दक्षिणी किनारे पर छोटे छोटे द्वीपों के समूह को मिलाकर ही बहामा द्वीप बना है। वहां कैथरीन डुडाजिन्स्की के लिए रहना आसान है, साथ ही उन डॉल्फिनों का भी जिनका वे अध्ययन कर रही हैं। बस एक ही समस्या है कि ये एक तूफानी देश है। होप टाउन कैथरीन के लिए
लिए घर जैसा है, क्योंकि वो यहाँ डॉल्फिनों के संवाद तथा उनके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कर रही हैं। मुझे यहाँ आते जाते तथा डॉल्फिनों पर शोध करते हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं और अपने पड़ोसियों को जानते हुए भी। यहाँ बहामा में 1500 मील लंबी रीफ है। गहरे और छिछले जल का संयुक्त रूप से होना डॉल्फिनों के निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। वह गहरे जल में अपना भोजन करती हैं तथा बालू वाले उथले साफ जल में आकर अपने समूह के साथ आराम करती हैं, जहां नीचे से आसानी से शार्क उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकती है। मैं डॉल्फिन का संरक्षण बढ़ाती हूँ, पर मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि अटलांटिक द्वीप की स्पॉटेड डॉल्फिनों के संवाद स्थापित करने के स्वभाव पर अध्ययन करूँ। मेरे पास एक विशेष वीडियो है जिसमें 2 अंतर्जलीय माइक्रोफोन लगे हैं ताकि मैं छिपकर डॉल्फिनों की बातें सुन सकूं। और यहाँ पर 2 अंतर्जलीय माइक्रोफोन देख सकते हैं जो वास्तव में हाइड्रोफोन है। मेरे अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य है, मैं आशा करती हूँ कि जो भी ज्ञान मैं अर्जित करूँ उसे इन प्राणियों को बचाने में प्रयोग कर सकूं। संयुक्त राज्य में जंगली डॉल्फिनों के साथ तैरना जुर्म है। यहाँ बहामा में मैं कभी नहीं भूलती कि मैं इनके निवास स्थान में प्रवेश कर रही हूँ, जो कि इनका घर है। जब भी मैं डॉल्फिनों के बीच पहुँचती हूँ तो यह अनुभव मेरे हृदय की गति को बढ़ा देता है। यह अप्रत्याशित, करामाती तथा खूबसूरत है, फिर भी कितनी शक्तिशाली है। इनके संवाद का अध्ययन करने के लिए कैथलीन इनका वीडियो बनाती हैं तथा उनकी ध्वनि को रिकॉर्ड करती हैं। डॉल्फिन एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न स्वर समूहों का प्रयोग करती हैं। ची ची, चू चू, टिक टिक तथा सीटी की आवाज। कैथलीन व्यवहार और बोलचाल के बीच में एक समानता देखने के लिए प्रयत्न करती हैं। जब भी कोई 2 युवा डॉल्फिन समीप आती हैं तो वे टिक टिक स्वर निकालती है। जब तक वे मिल न जाए तब वहां 2 विकल्प होते हैं, और जब वे एक दूसरे से अलग होती हैं तो जोर से ची ची की ध्वनि का प्रयोग करती हैं। परंतु जब 2 युवा एक साथ मिलकर तैरते हैं तो वे शायद ही कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैथलीन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मेरी दोस्त स्विकर्स की तरह डॉल्फिन कभी कभार अपना मुंह हिलाती है। ये मुख्य रूप से पेट बोले होते हैं। ये जानने के लिए कि कौन ध्वनि उत्पन्न कर रही है, कैथलीन अपने नए माइक्रोफोन को 3 फुट की दूरी पर स्थापित करती हैं ताकि वह त्रिविम स्वर को सुन सकें। डॉल्फिनें बोल रही हैं। उसके लिए यह दृश्य संकेत है। ये बुलबुलों की धारा या बबल स्ट्रीम कहलाती है। अक्सर सीटी के साथ बबल स्ट्रीम निकलती है। अपने नए वीडियो का प्रयोग करके भी कैथलीन के लिए इन समूहों का पता लगाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होकर आते और जाते हैं। कैथलीन ने 125 डॉल्फिनों को उनकी उम्र एवं लिंग के आधार पर श्रेणीबद्ध किया है तथा प्रत्येक को नाम एवं एक संख्या भी दी है। डॉल्फिन संभवतः हमारे पास दूसरी जीव है जो एक दूसरे को उनके नाम से पुकारती हैं। 125 डॉल्फिनों का जिनका मैंने अध्ययन किया है, ये खोजकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मादा डॉल्फिनें नर डॉल्फिनों की अपेक्षा तिगुना अधिक तेजी से बोलती हैं। ऐसा क्यों? एक माँ की तरह वयस्क मादा डॉल्फिनें भी अपने उछलने कूदने वाले युवा बच्चों को एक समूह में रहने के लिए निर्देश देने तथा उन्हें जीवित रहने के गुण सिखाने के लिए स्वर निकालती हैं। मेघान 34, स्विकर्स 78 और गैश पानिया। अधिकांश डॉल्फिनें समूह में रहकर ज्यादा आवाज करती हैं, इसलिए मैं भी यह जानकर काफी आश्चर्यचकित हूँ कि ये स्पॉटेड डॉल्फिन नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्या यहाँ पर जल की असाधारण शुद्धता तो इसका प्रमुख कारण नहीं है?
शायद जो डॉल्फिन एक दूसरे को साफ तौर पर देख सकती है, वे एक दूसरे के साथ घूमकर तथा छूकर अच्छी तरह से संवाद स्थापित कर सकती हैं। तट पर पहुंचने तक ये सोचने के लिए अच्छा है। मैं होप टाउन को पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं हमेशा डॉल्फिनों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। जब मैं गलियों में लोगों को देखती हूँ तो मन की आंखों से मैं डॉल्फिनों को देख रही होती हूँ। प्रत्येक मनुष्य का हाव भाव एवं व्यवहार मुझे उन सब की याद दिलाता है जो कुछ भी मैंने जल के भीतर देखा है। डॉल्फिन की तरह हम भी संवाद स्थापित करने के लिए मात्र ध्वनि पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। हम भी संकेतों, हाव भाव एवं नृत्य के एक भरपूर शब्दकोश का प्रयोग करते हैं और शायद इससे हम भी डॉल्फिनों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं एक अभिवादन की भाषा देखती हूँ, अंश पंख की एक रगड़ एवं अलग होते हुए कुछ ची ची। कैथरीन के सहकर्मी अलेक्जेंड्रो डिसिविडो डॉल्फिन के खानपान एवं व्यवहार के विशेषज्ञ हैं। ये लोग मिलकर इस विषय पर कार्य कर रहे हैं कि डॉल्फिन जब खाती हैं तब वे किस प्रकार संवाद करती हैं। मैं जब अपने वीडियो को पीछे की तरफ चलाती हूँ तो आवाज को धीमा कर देती हूँ और उसका विश्लेषण करती हूँ, और यह आश्चर्यजनक है कि जो स्वर हमारे लिए मात्र एक चू चू की ध्वनि है, दरअसल वो कई प्रकार के संकेतों से मिलकर बना है। डॉल्फिन सूचनाओं को कंप्यूटर की तरह संकलित कर सकती है और संकेतों को तीव्र गति से पढ़ सकती है। डॉल्फिन समान ध्वनि को एक के पैटर्न में दोहराती है, बिल्कुल मानवों की भाषा के समान। जब मैंने एक पैटर्न की खोज की तो मैं बहुत ही खुश हुई, लेकिन बस अब इसे निश्चित करने के लिए मुझे कुछ और आंकड़ों की आवश्यकता होगी। अगर हम डॉल्फिनों को खोज सके तो। कैथरीन, मैंने अबेको को दक्षिणी तट पर एक कोष को देखा है। धन्यवाद जॉर्ज, रिपोर्ट तक एक सुरक्षित उड़ान के लिए। डॉल्फिन का एक समूह एक दिन में 50 मील तक की यात्रा कर सकता है, इसलिए कैथरीन के लिए सबसे कठिन कार्य है इन्हें खोजना। सभी उच्चारणों का उद्देश्य संचारण नहीं है। कुछ खटखड़ाती ध्वनियां डॉल्फिनों को सोनार नामक प्रतिध्वनि निर्धारण यंत्र की तरह का प्रयोग करके सूक्ष्मता से छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में मदद करती हैं। डॉल्फिन भोजन खोजने के लिए प्रतिध्वनित करती है। डॉल्फिन सोनार का अध्ययन करने के लिए मैं अपने नए क्रिक संसूचक का प्रयोग करूंगी, जो कि बहुत अत्यधिक तारता की स्पष्टता को अंकित कर सकता है। परभक्षियों से बचने के लिए छोटी मछलियां और क्रस्टेशियंस अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रेत में घुस जाती हैं, लेकिन डॉल्फिन सीधे उन्हीं के पास जाती हैं मानो वे रेत के बीच से देख सकती हैं और वास्तव में देख सकती हैं। जब डॉल्फिन क्लिक ध्वनि को प्रेषित करती है तो वे टकरा के लौटती हैं और डॉल्फिनों को देती हैं हम सभी से एक मानसिक दृश्य, मानो वो ठोस वस्तुओं को बेच रही हैं, एक्सरे की तरह। मात्र प्रतिध्वनि निर्धारण ही डॉल्फिन की हम सबसे श्रेष्ठता नहीं है। उनके दोनों नेत्र गोलक एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर घूमते हैं। वे एक आंख से सीधे पीछे देख सकती हैं और दूसरे से सीधे ऊपर। सोते समय डॉल्फिन अपनी एक आंख बंद करती है, जिससे कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा ही आराम करता है और दूसरी आंख शार्क जैसे परिभक्षियों को देखने के लिए खुली रहती है। सभी डॉल्फिनों के संचार के लिए स्पर्श ही प्रारंभिक साधन है। त्वचा संवेदनशीलता प्रयोग के द्वारा हम जानते हैं कि डॉल्फिन हल्की थपथपाहट भी महसूस कर सकती है।
अंश पंख को हल्के से रगड़ना प्रेम का एक हाव भाव है जिसे मैं बार बार देखती हूँ। लेकिन डॉल्फिन केवल शांति और प्रेम का नाम नहीं है। कभी कभी व्यस्त पुरुष शिशंकों और युवा डॉल्फिनों को मार डालते हैं। साइकिल्स के पीछे के फन पर 2 चोट के चिन्ह हैं जहां उसे किसी अन्य डॉल्फिन ने काट लिया था। वे अपनी पूंछ से जोरदार पाद प्रहार कर सकती हैं। दर्जनों लोग डॉल्फिन के द्वारा काटे गए हैं तथा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगर डॉल्फिन अपने जबड़े खींचते हुए आक्रामकता से आपकी ओर बढ़े तो आप पीछे हो जाएं। ये अति आक्रमणशील और सख्त है, लेकिन इसके साथ इनमें असंदिग्ध कोमलता भी है। निर्वाह करने के लिए डॉल्फिन को आने वाली पीढ़ी से देखभाल और सहायता चाहिए, क्योंकि जब डॉल्फिन कभी कभी खेलती है या एक दूसरे से युद्ध करती है तो वे चीख वाली ध्वनि निकालती है, वैक वैक की तरह। मित्रों, अब मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ठीक है? क्या आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। डॉल्फिन को गोताखोरी करना अच्छा लगता है, लेकिन ये एकमात्र और पहली बार है जिसे हमने वीडियो में उतारा है। दक्षिण अफ्रीका में 2 पैरों वाले सर्फर की प्रतियोगिता में डॉल्फिन ने हस्तक्षेप किया। वे वास्तव में लहरों पर तैरना जानती है। तो ये है डॉल्फिन का जन्म। उनकी पूंछ पहले निकलती है। वे वैसे ही वायु शोषण करती हैं जैसा कि हम करते हैं। ये एडिटिंग बहुत बकवास है। ऐसा होते हुए देखिए, ओह शिशु को देखिए, और वो सीधे सतह पर सांस लेने जाता है और अपनी प्रथम वायु श्वास लेता है। अगर डॉल्फिन को जीवित रहना है तो इन बच्चों को उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। जिन जानवरों को अलेक्जेंड्रो और मैं प्रेम करते हैं उनसे जुड़ना होगा। अच्छा, तो इसे घूर्ण वाली डॉल्फिन कहते हैं क्योंकि ये ऊंचे बास्केटबॉल के छल्ले से भी ऊंची छलांग लगा सकती है। डॉल्फिन के भारण व्यवहार के प्रति अलेजेंड्रो का अनुराग है। और तब वे जाती हैं और वे क्रियाशील हो रही हैं और अधिक क्रियाशील रहती हैं जब तक कि वे सभी जाने के लिए और भोजन करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। अलेजेंड्रो और कैथलीन क्रिसमस की छुट्टियों में अर्जेंटीना में उनके भोजन ग्रहण करने की आदतों पर शोध करने जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का तट हजारों और हजारों कलाबाज शामिल डॉल्फिनों का निवास है। अलेजेंड्रो और कैथलीन अपने पूर्व प्रोफेसर बर्न वर्सिक से मिलेंगे, जिन्होंने 20 वर्ष पहले यहाँ अपना शोध कार्य किया था। उनका विशेष अनुसंधान अनुमति पत्र वैज्ञानिकों को डॉल्फिन के करीब जाने के लिए अनुमति देता है। कैथलीन उनकी वाक संकेतों का अभिलेख करेंगी और जबकि अलेक्जेंड्रो उनके भोजन ग्रहण करने के कौशल का अध्ययन करेंगे। अच्छा, ये पिरोटो पिरामिड है। प्रोफेसर वर्सिक सदा कहते हैं कि यह एक अश्व कस्बा था। वे पर्याप्त शाब्दिक हैं। प्रत्येक प्रातः भूखी उदासीन डॉल्फिनों का एक छोटा समूह खाड़ी में गश्त लगाता है तथा मछलियों के समूह को खाने के लिए खोजता है। मैं वहाँ कुछ देख सकता हूँ। डॉल्फिन शीघ्रता से लंबे समतल में छलांग मार रही है, जैसा कि बहुत सालों पहले प्रोफेसर वर्सिक ने देखा था। वे वायु में तेजी से गति करती हैं, जो पानी से 800 गुना कम सघन है। और नीचे मृदुपक्षा छलांग थी। एक नीची छलांग। हाँ, जैसे हम डुबकी लगाते हैं। मैं कुछ श्यामल डॉल्फिनों को मछलियों के छोटे समूह को खाते देखता हूँ।